राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक ली है और आपको बता दें जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपए की कई विभागों की तरफ से खरीद की जाने वाली वस्तुओं की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं फसल की खरीद को लेकर चर्चा भी हुई है और इसमें उप मुख्यमंत्री यानी कि दुष्यंत चौटाला समेत अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों की फसल का दाम एमएसपी पर सीधा उनके खाते में भेजा जाएगा। उधर बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के स्कूलों को वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम में बदलने की आवश्यकता है और इसके लिए बैठक में आवश्यक उपकरणों की खरीद को लेकर ये मंजूरी दे दी गई है और इसी प्रकार स्कूलों में आउटडोर और इंडोर खेल के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए की खेल कूद की 38 वस्तुओं की भी खरीद को लेकर मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक ली है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है और आपको ये बता दें जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपए की कई विभागों की तरफ से खरीद की जाने वाली वस्तुओं की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है। तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर भी इसमें वादा किया है कि किसानों को कहीं ना कहीं फसलों को लेकर कुछ उम्मीद थी और वो पूरी होने वाली है यानी कि कल 1 अप्रैल को। तो हम किसानों के साथ हैं, इसमें मनोहर लाल खट्टर ने बोला है। तो आपको बता दें कि पंजाब में एमएलए से अभद्रता पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तमाम हरियाणा में बीजेपी विधायक के साथ जो बदसलूकी हुई थी उसको लेकर भी चर्चा की है, निंदनीय बताई है ये घटना। तो हरियाणा सरकार का ऐलान, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है और सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम इसी दौरान मौजूद रहे, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताया जा रहा है कि कल हरियाणा में हाई पावर स्टेट ये बैठक हुई थी और तमाम नेता भी शामिल हुए थे। अगर मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो वो भी इसमें शामिल हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए हाई पावर परचेज कमेटी की जो है बैठक कल आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की थी और वहीं इसमें कई कैबिनेट मंत्री जिसमें बनवारी लाल और जो कृषि मंत्री जेपी दलाल और वहीं परिवहन मंत्री जो है मूलचंद शर्मा इसमें शामिल थे। इस बैठक में जो है बड़े जो फैसले लिए जाते हैं, बड़ी खरीद के लिए जो है इसमें मोहर लगती है, उन पर चर्चा होती है। जो बड़े जो भारी भरकम राशि के जो सामान होते हैं जिसका बजट बड़ा होता है उन मुद्दों को इसमें जो शामिल किया जाता है और उस खरीद पर जो है इसमें जो है अमली जामा पहनाया जाता है। तो वही कल की जो बैठक है उसमें 400 करोड़ रुपए की जो विभिन्न विभागों द्वारा जो है खरीद की जानी है उस पर जो है मोहर लगी है। उसमें बैठक के बाद जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए साफ तौर पे ये बताया कि जो ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में के स्कूलों को वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि और इसके लिए आज की बैठक में आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए जो है मंजूरी दी गई है। वहीं 25 करोड़ रुपए की खेलकूद की 38 वस्तुओं की खरीद की मंजूरी दी गई है और वहीं जो आउटडोर और इंडोर जो स्कूलों में आउटडोर इंडोर जो गेम्स जो है उनमें 25 करोड़ रुपए के जो है उपकरण जो है खरीदे जाएंगे और वही जो 1 अप्रैल से जो फसल की गेहूं की और जो सरसों की जो खरीद शुरू होने वाली है उस पर भी जो है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि 1 अप्रैल से इनकी खरीद शुरू हो जाएगी और जो पैसा है किसानों की फसल का वो सीधा इस बार जो है किसानों के खाते में जाएगा। आड़तियों को उनका जो बीच उनका हक जो है वो मिलेगा और जो सीधे तौर पर इस बार किसानों को जो है उनकी फसल का पैसा जो है सीधा उनके खाते में दिया जाएगा और अगर लेट होता है पैसा किसी भी कारणवश तो उसका 9% जो है ब्याज दिया जाएगा। वहीं उन्होंने जो पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ जिस तरह की घटना घटित हुई उसकी भी उन्होंने निंदा की और कहा कि इस तरह की जो घटना है वो किसी भी आम व्यक्ति के साथ भी नहीं होनी चाहिए और इसकी उन्होंने निंदा करते हुए इसको पंजाब सरकार को जिम्मेदार उन्होंने
इसकी जो जी। जिम्मेदारी है पंजाब सरकार के ऊपर डाली। जी तो करिश्मा। अभिषेक, अगर बात करें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की, हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने बैठक की थी और वहां पर किसानों को लेकर भी बातचीत की थी, उन्होंने ऐलान किया था कि 1 अप्रैल से एमएसपी पर अब किसानों की फसलें खरीदी जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से कल बैठक हुई है उसमें मनोहर लाल खट्टर यानी कि मुख्यमंत्री ने भी ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल से किसानों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। तो उसको लेकर अगर किसानों में किस तरह का उत्साह है, क्या थोड़ा जो उनका गुस्सा है सरकार की तरफ से वो कुछ कम होगा? जी देखिए, 1 अप्रैल से जो है खरीद की जो गेहूं की और जो सरसों की खरीद है उसकी शुरू होने की बात की गई है। और वो उसके लिए जो मंडी व्यवस्था है, जो कि कोरोना काल है, इसमें मंडियों की जो है संख्या पिछली बार की तरह, जैसे 2020 भी जो है वो कोरोना की भेंट चढ़ा, तो उसमें भी जब फसल की खरीद जब शुरू हुई थी तब मंडियों की जो संख्या है वो बढ़ाई गई थी। तो प्रत्येक जिले में कई मंडियों स्थापित की गई थी। तो इसी तरह जो है इस बार भी जो है कोरोना जो संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए कि काफी संख्या में जो है मंडियों की संख्या बढ़ाई गई है। और वहीं इस जो 1 अप्रैल से ये दोनों फसलों की जो है खरीद शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद की जो अन्य जो फसलें हैं उनको जो है 10 अप्रैल के बाद से जो है कहा गया है कि उनकी खरीद शुरू की जाएगी। और इस बार जो पैसा है फसलों का वो किसानों के खाते में डायरेक्ट जाएगा। इससे पहले जो है आड़ती के पास पैसा जाता था और आड़ती जो है अपने अनुसार जो है किसानों को पेमेंट करता था, लेकिन इस बार सीधे तौर पे जो है किसानों के खाते में जो उनकी फसल का जो पैसा है वो जाएगा और आड़ती को उसकी आड़त जो है वो अलग से दी जाएगी। तो इसका जरूर कहीं ना कहीं जो है आड़ती विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये मानना है कि इस बार जो ये फैसला है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा और किसानों को जो है उनकी फसल का जो भुगतान सीधे तौर पर उनके खाते में होगा। और अगर कहीं किसी प्रकार की देरी होती है तो 9% जो ब्याज है वो सरकार उनको किसानों को जो है उनकी रकम का अदा लेकिन करेगी। अभिषेक, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अप्रैल से अब एमएसपी पर हरियाणा जो भी किसान है हरियाणा के, वहां पर अब उनकी फसलों को खरीदा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर उन किसान नेताओं का कहना है कि ये तो हरियाणा में ही लागू हुआ है, तमाम राज्यों की अगर बात करें, पंजाब की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल की बात करें, तो वहां पर इस तरीके का कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। जी देखिए, एमएसपी जो है जो फसल है एमएसपी पर, जो हरियाणा ही ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा जो फसल है एमएसपी पे खरीदी जाती है। क्योंकि इस बार पिछली बार जो है बाजरे की जो फसल है वो एमएसपी पे खरीदी गई। इस बार जो है बड़ा एक सरकार की ओर से ऐलान किया गया था कि जौ की जो फसल है वो एमएसपी पे खरीदी जाएगी। तो हरियाणा एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर इतनी ज्यादा जो फसलें हैं वो एमएसपी पे खरीदी जाती है। उसके बाद जो है पड़ोसी राज्य, चाहे राजस्थान की बात करें या पंजाब की बात करें, तो इनमें इस तरह की व्यवस्था है। और मंडी जो व्यवस्था है वो हरियाणा और पंजाब में सबसे बेहतर मंडी व्यवस्था है। तो अब जो ऐलान किया गया है कि 1 अप्रैल से वो इससे पहले भी जो है गेहूं की और जो सरसों की जो फसल है वो एमएसपी पे ही खरीदी जाती है। लेकिन व्यवस्था है जो इस बार जो की गई है 1 अप्रैल से शुरुआत इस फसलों की जाएगी। और ये भी सरकार की ओर से दावा है कि एक एक दाना जो है सरकार जो है इन किसानों की फसलों का खरीदेगी और सीधा जो इसका भुगतान है वो किसानों के खाते में होगा। और 9% ब्याज जो है अगर किसी प्रकार की देरी होती है उनके पैसे में, तो उसको सरकार जो है किसानों को एक्स्ट्रा के जो है ब्याज के रूप में जो पैसा वो किसानों के खाते में डालेगी। और वहीं जो इस बार साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ये भी एक बड़ी बात कही है कि जो बाजरा और जो मक्का की फसल है वो मोटे अनाज में गिनी जाती है, जो कि जिसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर और पौष्टिक आहार के रूप में इसको देखा जाता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है। और वहीं इसी को देखते हुए जो कई प्राइवेट कंपनीज के साथ जो है मुख्यमंत्री ने बैठक की, जिसमें बिस्किट बनाने वाली हो या नमकीन बनाने वाली हो, इस तरह का जो उपयोग में जो है बाजरा और मक्का की जो फसल है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग और किसानों को उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए, उनकी फसल ज्यादा से ज्यादा खरीदी जाए, उनको रेट मूल्य अच्छा मिल पाए, इसकी जरूर सरकार इसकी जो है कदम बढ़ाती दिख रही है। अभिषेक, अगर ऑनलाइन शिक्षा को लेकर अगर बात करें, जहां पर बताया जा रहा है ऑनलाइन शिक्षा को लेकर और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसी को लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना है? क्या वो ऑनलाइन के लिए रेडी है? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो कहीं ना कहीं आगे भी जो स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, लॉकडाउन की स्थिति अब पैदा होती नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर आदेश भी दे दिया है, चेतावनी भी दे दी है, संदेश दे दिया है सरकार ने। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना जो है लगातार उसमें मरीजों में इजाफा हो रहा है। बाकी राज्यों में जिस स्पीड से बढ़ रहा है, हालांकि हरियाणा में उस स्पीड से नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कोरोना के जो मरीज है लगातार हरियाणा में बढ़ रहे हैं। और गुड़गांव और करनाल जैसे जो जिले हैं उनमें भारी संख्या में जो है हरियाणा के और जिलों के हिसाब से ज्यादा
मरीज सामने आ रहे। तो ऑनलाइन जो क्लासें लंबा समय हो गया, अब बच्चों को भी इसकी, विद्यार्थियों को भी आदत पड़ गई और मैनुअल तरीके से भी जो है स्कूल कॉलेजेस इस समय खुले हैं। अगर जो बच्चा पढ़ाई स्कूल कॉलेजेस में जाके करना चाहता है उनके लिए स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं, और अगर फिर भी उसके बावजूद वो ऑनलाइन क्लास पे ही पढ़ाई अपनी जारी रखना चाहता है तो उसके भी विकल्प जो है हरियाणा सरकार की ओर से खुले हैं। ये बच्चे पे और उनके अभिभावकों पर निर्भर करता है कि वो स्कूल में जाके पढ़ाई करवाना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन। तो इसको ऑनलाइन शिक्षा को आगे भी जारी रखने की हरियाणा सरकार की मंशा है। तो इसी को देखते हुए जो है कई आधुनिक जो उपकरण है उनको खरीदने के लिए जो सरकार ने इस हाई पावर परचेज कमेटी में एक जो है मोहर लगाई है, और आगे चल के जो है कि एक बेहतर और जो नए जो उपकरण है वो हरियाणा सरकार खरीदेगी ताकि बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। एक तरफ सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस आज खुद सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल दिल्ली के थाना पटेल नगर में पुलिस की बड़ी लापरवाही की वजह से एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। बताया ये जा रहा है कि एक युवक कई महीने से लड़की को परेशान करता था, जिसमें लड़की की अश्लील तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा था और इसकी शिकायत 4 महीने पहले पुलिस को दे दी थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कड़े कदम नहीं उठाए और जिस वजह से परिवार काफी परेशान था। यहां तक लड़की की मां ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी युवक लड़की को परेशान करता रहा, जिसकी वजह से लड़की ने सुसाइड कर लिया। और हालांकि लड़की की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। परिवार का ये कहना है कि समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया होता तो हमारी लड़की आज जिंदा होती। उधर मृतका की दूसरी बहन के साथ भी अश्लील हरकतें करने के लिए भी धमकी दे रहा है आरोपी, जिसको लेकर पीड़ित परिजन और विश्व हिंदू परिषद ने थाने के बाहर हंगामा किया और दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। गंदी गालियां देता है और गंदे गंदे उसकी फोटो उसके पूरे मेरे पास है, मेरी बहन के पास। उसने रात को मुझे बताया दीदी कुछ होगा, मैंने बोला होगा बब्बू कुछ नहीं होगा, होगा ये बोल के उसने मेरी बहन ने जाके ऊपर बात उसे मारना। मेरी नानी के घर पे आया वो और उससे उसकी बहन को ले जाना और मेरे घर पे आके उसकी गंदी गंदी फोटो लेना और उसे एडिट करने तो बाद में उसकी पहले अपनी शरीर की फोटो वायरल करना। वो ग्रुप में भी आई, मेरे पास भी आई, यहाँ पे लोग हैं, सबके पास आई वो फोटो। और हमने ये कंप्लेंट दी मेरी बहन के मरने के बाद और ऐसे ये मरने के बाद भी पहले हमने दे रखी है। 6 महीने हो गए थी फोटो आई थी। ये मासूम बच्ची 17 साल कितना कुछ बिगाड़ सकती है। क्या बच्ची मेरे छोटी है, वो मेरी छोटी है वो। जी ना विश्व हिंदू परिषद से मेरे को गीतांजलि जी ने बुलाया। तो ये देखो जी, ये एक देखने वाली चीज़ है जी इसके अंदर कि एक बच्ची ने कितनी बारी हाथ को अपना काटा और उसको काटने के बावजूद इन्होंने अगर उस समय वर्किंग की होती तो मुझे नहीं लगता ये एक बेटी को आत्महत्या करनी पड़ती। और मुझे एक बात और लगती है, एक चीज़ और लगती है, मुझे ये लगता है आज जो दोबारा हम इस जगह खड़े हुए उसका बेसिक रीज़न ये था, मुझे ये दूसरी बच्ची जो है ना
उसके ऊपर भी ऐसा लग रहा था इसकी बच्ची या इसकी माँ कहीं आत्महत्या ना कर ले। आज जो हम कंप्लेंट देने जा रहे हैं वो यही देने जा रहे हैं, कल को अगर इधर कोई मिसहैपनिस हो जाती है तो इसमें कहीं ना कहीं पटेल नगर थाना भी जिम्मेदार माना जाए, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा और उसका सोल्यूशन होना चाहिए। एक लड़का जगह जगह से धमकी दे रहा है, कभी इसको अभिषेक के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कई अलग अलग नाम आ रहे हैं जो इनको उस संदीप नाम के लड़के के द्वारा इसको एक तरह से धमकी दी जा रही है। तो वो चीज़ की कंप्लेंट कराई जा रही है। मेरी साहब से बात हुई है, उन्होंने पूरी तसल्ली दी है कि इसका मैंने साथ देना है और इसकी किसी भी चीज़ में मैं उसके साथ हूँ। तो ये आज इसी चक्कर। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे लाइव दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं, संवाददाता। राजीव, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल बताया। जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस थी, जो वो कहीं ना कहीं हर बार यही कहती है कि दिल्ली पुलिस जनता की सेवा के लिए, मगर जिस तरीके से पटेल नगर इलाके के अंदर जो देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगा है कि 4 महीने से कंप्लेंट दी जा रही थी और दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, और इसी के चलते जो आरोपी था उसके हौसले बुलंद होते चले जा रहे थे और वो लगातार एक नाबालिग लड़की को परेशान करता रहता था, और यहाँ तक कि उसके सोशल मीडिया पर अश्लील जो तस्वीरें थी वो भी डाल रहा था, और लगातार कोशिश की जा रही थी उस लड़की के ऊपर शादी करने के लिए। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर कहा गया कि जिस तरीके से लगातार उसकी अश्लील वीडियो जो तस्वीरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी, और उसको लेकर पुलिस में कंप्लेंट भी की गई थी, और यहाँ तक कि 3 बार कंप्लेंट की जा चुकी है, और 4 महीने से लगातार कोशिश की जा रही थी पुलिस उनको अरेस्ट करे या फिर उसके ऊपर कार्रवाई करे। मगर जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही नजर आई है इस केस के अंदर, साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं आरोपी के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव नहीं था। मगर जिस तरीके से आरोपी जो है उसके हौसले इतने बुलंद है कि वो उसकी जो बड़ी बहन है, जो मृतक है, जो उसकी बड़ी बहन है, उससे भी कहीं ना कहीं अश्लील हरकत करता था। और इसी के मद्देनजर रखते हुए जो लड़की की माँ है उसने भी एक बार सुसाइड करने की कोशिश करी, और यहाँ तक कि आरोपी के खिलाफ कंप्लेंट दोबारा से कोशिश की थी दर्ज कराने के लिए। मगर जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस तरीके की जो आरोपी है उनके हौसले जरूर बुलंद होते हैं। मगर जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो आगे आए, राजेश, इस मुद्दे पर वापस लौट कर आएंगे, तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे दिल्ली में जिस तरीके से बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, ना ही उन्हें पुलिस का डर है, ना ही कोई पुलिस प्रशासन का कोई खौफ डर नजर आ रहा है। तो वहीं अगर बात करें एक लड़की की, जो है नाबालिग लड़की ने एक आरोपी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया, और लेकिन इसी दौरान पुलिस लगातार घेरे में नजर आ रही है। तो इस मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़े हैं। राजीव, अगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार एक तरफ तो विकास को लेकर 1000 दावे करती है, सुरक्षा को लेकर दावे करती है, लेकिन उसी के राज में, दिल्ली सरकार के राज में एक खुलेआम आरोपी एक लड़की को परेशान करता था। और अगर दूसरी बात, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो 4 महीने से शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, और इसके बावजूद लड़की ने सुसाइड कर लिया।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर दिल्ली सरकार की बात करें, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की बात जी। करती है, और यहाँ तक कि हर तरीके से ये कोशिश की जाती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दोनों आगे रहे। मगर जिस तरीके से इस केस के अंदर जो दिल्ली पुलिस की तरफ से लापरवाही देखने को मिली है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है। मगर जिस तरीके से एक नाबालिग के साथ इस तरीके की घटना होती है, यहाँ तक कि उसकी जो अश्लील तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल की जाती है, 4 महीने से लगातार वायरल की जा रही थी, और यहाँ तक कि जो पुलिस में कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं वो जो जिसकी तस्वीरें डाली जा रही थी, जो लड़की की, वो नाबालिग थी, और उसकी कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, हर तरीके से कोशिश की जा रही थी वो उसके साथ संबंध बना के रखे। मगर जिस तरीके से लड़की के परिजनों ने जो चाहते थे कि लड़की जो है वो उससे कहीं ना कहीं संबंध ना बनाए, क्योंकि लड़की खुद उसकी शिकायत कर चुकी थी, 4 महीने से कंप्लेंट दी जा रही थी। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के अंदर से इसके अंदर लापरवाही देखने को मिली है, या फिर कहे आरोपी के ऊपर दबाव नहीं था बिल्कुल भी, और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था 4 महीने से, तो साफ जाहिर है दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें अंदर लापरवाही जरूर है। मगर जिस तरीके से आरोपी को जब गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी मृतक यानी कि जो लड़की थी वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुसाइड कर राजीव, चुकी सबसे है। बड़ा सवाल तो ये है, आरोपियों को गिरफ्तार करने से क्या होगा? हालांकि अगर इससे पहले अगर बड़ा एक्शन लिया जाता पुलिस की तरफ से, तो उनके घर की एक बेटी जिंदा होती। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की लापरवाही जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 4 महीने से शिकायत दी जा रही थी और शिकायत पे कार्रवाई नहीं की गई, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ये परिस्थिति दिल्ली पुलिस की वजह से ही बनी है। अगर दिल्ली पुलिस समय रहते कार्रवाई करती चलिए, तो बहुत कहीं ना बहुत कहीं शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। एक्टर एजाज खान को एनसीबी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शादाब बटाटा की भी गिरफ्तारी के बाद अभिनेता एजाज खान का नाम सामने आया था, तो वहीं एनसीबी ने एजाज खान को लेकर अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। और बता दें ये भी आपको कि एजाज खान आज राजस्थान से मुंबई लैंड हुए, और जहां पर एनसीबी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान एजाज ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि वह खुद चलकर आए हैं और उन्हें सर ने मिलने के लिए बुलाया है। बता दें आपको ये कि इससे पहले एजाज फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले में भी गिरफ्तार हो चुके हैं, और एजाज खान बिग बॉस के 7वें सीजन का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अहम जानकारी है? बताया जा रहा है कि एक्टर एजाज खान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। जी करिश्मा, देखिए जिस तरह से देर रात एनसीबी ने एजाज खान को गिरफ्तार किया, इस दौरान जो है ये जानकारी मिली कि एजाज खान को जो है शादाब बटाटा की निशानदेही के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि फारूक बटाटा के साथ जिस तरह से 8 घंटे की पूछताछ हुई थी, उसके बाद जो है शादाब बटाटा को गिरफ्तार किया गया था। इस तमाम जानकारी के बाद एनसीबी लगातार एजाज खान की तलाश कर रही थी। ये जानकारी मिली थी एनसीबी को कि एजाज खान राजस्थान के जयपुर में है और वो किसी सिलसिले में गए हुए हैं। ऐसे में जैसे ही वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उसके बाद एनसीबी की टीम उन्हें तुरंत धर दबोचा। हालांकि उस वक्त जो है मीडिया से बात करते हुए एजाज खान ने खुद कहा था कि मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि मैं खुद एनसीबी के पास आया हूं मिलने के लिए, और एनसीबी ने उन्हें बुलाया है। लेकिन तमाम अटकलों को लगाम लगाते हुए एनसीबी ने देर रात एजाज खान को गिरफ्तार किया और आज मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट में उनको पेश करेगी। तो सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि ड्रग पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद एजाज खान को गिरफ्तार किया है एनसीबी ने, क्या लगता है इसी दौरान क्या अहम खुलासे हो सकते हैं? क्योंकि शादाब बटाटा के गिरफ्तारी के बाद ही एजाज खान का नाम सामने आया है। जयपुर पर करिश्मा, देखिए शादाब बटाटा को जब गिरफ्तार किया था, उनके पास से करीब 2 करोड़ की बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया था। उसके बाद लगातार शादाब बटाटा से बातचीत हुई थी। इस दौरान तमाम लोगों के नाम सामने आए थे। ऐसे में एजाज खान का भी नाम आया था। जानकारी ये मिल रही है कि एजाज खान लगातार शादाब बटाटा और फारूक बटाटा के साथ संलिप्त थे और लगातार ड्रग्स तस्करी में लगे हुए थे। इस तमाम जानकारी को लेकर एनसीबी लगातार छापेमारी और पूछताछ भी कर रही है। मुंबई के अंधेरी इलाके में जिस तरह से 2 दिन लगातार पूछताछ और छापेमारी की, इस दौरान तमाम अहम सुराग मिले थे। यही वजह है कि एजाज का नाम सामने आया था। हालांकि एजाज की अब गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन माना जा रहा है कि एजाज के पास से तमाम बड़े अहम खुलासे होंगे, क्योंकि एजाज के जो काका हैं, ड्रग्स काका हैं, वो तमाम लोग हैं जिसकी गिरफ्तारी अब होनी संभव। फिलहाल ये माना जा रहा है कि एजाज की गिरफ्तारी के बाद तमाम बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं जो बड़े लेवल पे जुड़े हुए।
तो सत्यप्रकाश इस दौरान और कितने जगह पर ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहले तो अंधेरी में छापेमारी की गई, फिर लोखंडवाला में भी छापेमारी की गई। जी करिश्मा, देखिए पिछले दिनों अंधेरी के लोखंडवाला इलाके सहित तमाम कई इलाकों में जो छापेमारी की गई थी, इस दौरान एनसीबी को कई बड़े अहम सुराग मिले थे, जिसमें एजाज खान का भी नाम सामने आया था। हालांकि एजाज खान का नाम ऑलरेडी जो है सदाब बटाटा ने ले लिया था, लेकिन क्योंकि एनसीबी किसी भी शख्स को अगर समन करती है या गिरफ्तार करती है तो जाहिर तौर पे तमाम सबूतों के आधार पर ही करती है। ऐसे में जिस तरह से छापेमारी की गई थी, उस दौरान भी तमाम अहम सबूत मिले थे और 2 कार भी बरामद की गई जो इंपॉर्टेंट कार है। इसी कार के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी को अंजाम दिया जाता था। यही वजह है कि एजाज खान को जो है अब देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। तो सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि एजाज खान खुद उनको गिरफ्तार नहीं किया एनसीबी ने, बल्कि उनको बुलाया गया है, वो खुद चलकर आए हैं। देखिए, ये एजाज खान का खुद का कहना है, लेकिन एनसीबी ने पुष्टि कर दी है कि एजाज खान की देर रात गिरफ्तारी हो गई है और आज उनको एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मुंबई ड्रग केस मामला है, जहां एक्टर एजाज खान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एजाज खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मैं खुद चलकर आया हूं, सर ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया है। राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।